अब देखो, अब आगे स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन का मतलब आप लोगों को पता है चेंजिंग डायमेंशन। किसी भी वायर को स्ट्रेच करने के लिए अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज ये वायर यहाँ अटैच कर दिया, आप इसको फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इलॉन्गेशन। ये चेंज इन लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ, तो आपने इस एरिया पे क्या लगाया है, फोर्स F। तो अंदर डेवलप होगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। वो अपने अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा, अपोज। तो पहले ही बताया था इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डेवलप होंगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, जिम में देखा होगा आप लोगों ने, स्प्रिंग के एक्सरसाइज के कुछ रहते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स, यानी आप होल्ड करो दोनों तरफ से और उसको स्ट्रेच करो, फिर वापस आओ, फिर स्ट्रेच करो। तो रबर बोलो या स्प्रिंग बोलो, स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं, ऐसी अरेंजमेंट रहती है। या रबर भी रह सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे हैंडल समझो। तो इसको पकड़ के आप दोनों तरफ से स्ट्रेच करो, यानी आपकी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज क्या होता है ना, रबर बैंड पैर में फंसा के एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो रबर बैंड भी आते हैं आजकल। तो कोई यहाँ तक स्ट्रेच कर पाएगा, कोई यहाँ तक स्ट्रेच कर पाएगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जिसमें ताकत ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रेच कर लेगा, ज्यादा फोर्स लगा के। इसके अगेंस्ट ज्यादा वर्क करेगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो अपन जब इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, स्ट्रेच करने में वर्क करना पड़ेगा, वो एंड एरो। कोई यहां तक खींच पाएगा, कोई यहां तक खींच लेता। वो एंड एरो जब सिखाते कॉम्पिटिटिव इसके लिए, तो पहले उनको स्ट्रेचिंग ही करवाते हैं। उठाओ स्ट्रेच करो, फिर उठाओ स्ट्रेच करो, ये तो पता चला यही तक खींचे छोड़ दे, यहीं गिर जाएगा एरो। ऐसे नहीं, स्ट्रेच करना सिखाते पहले, एरो तो बाद में फायर करना सिखाते, पहले स्ट्रेच करना सिखाते। क्योंकि आप जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी, इलोंगेशन है। ठीक है, तो यहां आएंगी पोटेंशियल एनर्जी। और इसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बचपन में पढ़ा होगा कि जब आप बो की स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी। जब फायर करेंगे तो उसी पोटेंशियल एनर्जी किसको मिलेंगी, एरो को। तो वो एरो में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या डेवलप हुई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इस वायर को नीचे यहां तक स्ट्रेच करेंगे तो वी हैव टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। वो वर्क डन उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। हाइट पे ऑब्जेक्ट लिफ्ट किए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल के अंदर जो एनर्जी है उसको केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को नाम देंगे स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रेन, इलॉन्गेशन। देखो समझ में आया। तो आप जब स्ट्रेच करेंगे किसी भी चीज को, आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क उस बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन लिखते समय लिखना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर। ये वायर ने जो गेन किया है, कौन सी एनर्जी गेन किया है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने जब स्ट्रेच किया है तो उसने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है। दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन ड्यू टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। उसी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। इसको नया नाम दे दिया स्ट्रेन एनर्जी। देखो, तो इसका इक्वेशन डिराइव करना है अपने को, तो यहां तक देखो। ठीक है, तो याद रखो, जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अपना वर्क उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट उसको नाम दिया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर ड्यू टू इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड। ये इलॉन्गेशन जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन किया है, दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। सिंपल है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट देखो समझ में आया। तो आप किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा। स्ट्रेच कर रहा है, वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, उस पोटेंशियल एनर्जी को नाम दिया इलास्टिक पोटेंशियल।
और उसी को बोल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनना स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर ड्यू टू इलोंगेशन। किसकी वजह से गेन हुआ है? इलोंगेशन की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से गेन हुआ है। इट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। द गेन इन इलास्टिक potential energy of a wire due to elongation produced is called strain energy। ठीक है, अब इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं और इक्वेशन ध्यान से देखना और होमवर्क पूरे चैप्टर का एक साथ में मेंशन कर देंगे, पर ये डेरिवेशन आपको भेजना है तो ध्यान से देखना। तो डेफिनेशन नोट डाउन करो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर ड्यूरिंग इलोंगेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। Elastic potential energy gained by the wire, elastic potential energy gained by the wire due to elongation produced is called strain energy। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करना चाहते हैं उतना ज्यादा फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। यहां तक स्ट्रेच किया है कम फोर्स, थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो और ज्यादा फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स नहीं, वेरिएबल फोर्स है। फोर्स कैसा है? वेरिएबल। ठीक है, तो ध्यान दो इसी वायर की डायग्राम याद रखो। वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो फोर्स लगाएंगे पहले जीरो, जीरो से फोर्स चेंज करना है एफ। यानी देखो ये वायर है अभी ओरिजिनल शेप में, तो फोर्स कितना है? जीरो। अब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और कहां तक बढ़ाएंगे? जीरो से लेके एफ तक। तो इलोंगेशन कहां से चेंज हुआ? जीरो से लेके एल तक। तो इलोंगेशन चेंज हुआ जीरो से लेके एल तक, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ध्यान रखना, फोर्स वेरिएबल है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होता तो क्या फायदा होता बता दो। अपन सादा फार्मूला यूज कर लेते वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना लेते? एल, और फोर्स कितना लेते? एफ। पर ये फार्मूला अभी आप लोग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि अपन बोल रहे हैं वो चेंज हो रहा जीरो से एफ तक। आपको धीरे धीरे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करना चाह रहे हैं उतना ज्यादा आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कोई यहां तक स्ट्रेच करेगा रबर को, कोई यहां तक कर पाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकते कि डिस्प्लेसमेंट आपने एल ले लिया और फोर्स आपने एफ ले लिया, वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया एफ इनटू एल। ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। और ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा, जैसे यहाँ चेंज हो रहा जीरो से एफ, तो यहाँ जीरो है, फिर एक्सटेंड किया, टोटल फोर्स लगाया एफ, तो आप ये वाला फॉर्मूला अभी फिलहाल तो नहीं लगा सकते डायरेक्ट। तो याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो बचपन से पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूला तभी यूज करना जब फोर्स कांस्टेंट हो। अदरवाइज क्या करेंगे, अब वो मेथड देखते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन जैसे कार को पुश कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट चल जाएगा। पर अभी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखो। तो इसमें क्या चेंज करेंगे वो समझ। हाँ, तो पहले लिख लेते यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, वायर स्ट्रेच कर रहे हैं ना, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस इट इज द रेशियो ऑफ, वायर ले रहे हैं ना, ये डायग्राम याद करो काय में निकाला था अपन ने यंग्स मॉडुलस के टाइम। ठीक है, यंग्स मॉडुलस इज रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, y इज इक्वल्स टू f अपॉन a। ये स्ट्रेस, स्ट्रेन की वैल्यू ये है, मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं तो उल्टा करके लिखेंगे। ये फॉर्मूला डिराइव किया है पहले। नाउ फोर्स का आंसर निकालो, F इज इक्वल्स टू, ये समझ में आया ना, स्ट्रेस F अपॉन A, ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, रिवर्स करके लिखिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। ठीक है, सो F विल बी Y A L और ये कैपिटल L अपॉन, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझिए।
अब फोर्स मिल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर कब, जब फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इलॉन्गेशन जैसे जैसे चेंज होगा फोर्स भी वैसे वैसे ही चेंज होगा। तो अब देखो ऐसे टाइप में क्या करेंगे, अपन एक बीच का कोई तो भी इंस्टेंट लेंगे, बीच का कोई तो भी इंस्टेंट, यानी फोर्स 0 भी नहीं है और फोर्स F भी नहीं है, तो यहां लिखेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट, बीच वाला कोई तो भी एक इंस्टेंट लिया है जहां डिस्प्लेसमेंट है x, यानी ये है डिस्टेंस x और फोर्स है स्मॉल f। एक्सटेंशन है x और फोर्स है स्मॉल f। तो देखो पहले याद रखो फोर्स 0 है, यहाँ फोर्स मैक्सिमम तक जाना है, इलॉन्गेशन 0 है, इलॉन्गेशन मैक्सिमम तक जाना है, तो ये यंग्स मॉडुलस पर से फोर्स का इक्वेशन तो निकाल लिया अपन ने, उसको छोड़ दो साइड में। नाउ अब अपन बीच का कोई तो भी एक इंस्टेंट ले रहे हैं जहां डिस्प्लेसमेंट है x और फोर्स है स्मॉल f, यानी 0 भी नहीं है और टोटल इलॉन्गेशन l भी नहीं है, उसको स्ट्रेच करते करते अपन यहां तक पहुंचे जहां डिस्टेंस है x और फोर्स है f। तो यही इक्वेशन देखो, ये कम है तो ये भी कम है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा स्मॉल f इज इक्वल्स टू y a, l की जगह लिख देंगे x और डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ओरिजिनल वही रहेगी। पहले बताया ये अगर कम है तो ये भी कम रहेगा, ये अगर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा रहेगा, तो अपन बीच वाला कोई तो भी एक इंस्टेंट लिए जहां एक्सटेंशन है x और फोर्स है स्मॉल f। अब तो देखो यहां तक समझेगा, जब भी ऐसा कोई आए कि जहां फोर्स कांस्टेंट नहीं है और अपने को वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्यों निकालना है, वही वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी रहेगा, तो पहले वर्क डन निकालना है। ऐसे टाइम पे क्या करना, पहले स्मॉल वर्क डन निकालो और फिर टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करो। जब भी ऐसा आएगा तो ऐसा ही करने वाले। तो फिर से देखो, पहले अपन ने लिखना है ऐसा, वी हैव टू अप्लाई फोर्स 0 टू f, उस वायर को टोटल है 0 से लेके f और इलॉन्गेशन होगा टोटल 0 से लेके f, तो उसके लिए अपन ने फोर्स का फॉर्मूला बना लिया फाइनल फोर्स का। बीच वाला कोई तो भी एक इंस्टेंट लेंगे जहां फोर्स 0 भी नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं है, तो इलॉन्गेशन भी 0 नहीं है और मैक्सिमम नहीं है, बीच में है इलॉन्गेशन x, ये x और यहां फोर्स लिया है स्मॉल f से, तो इलॉन्गेशन कम फोर्स कम, इलॉन्गेशन ज्यादा फोर्स ज्यादा, ये वैल्यू बदल दी है। अब उसके बाद लेंगे, अब इसको मिटा रहे हैं, देखो डायग्राम नहीं है टेक्निक में, फिर भी समझाने के लिए बनाया है। अब अपन लेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dx का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद x के बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, यानी देखो ये स्ट्रेच किया अपन यहां से यहां तक, तो ये 0 इलॉन्गेशन, ये l, ये 0, ये f, तो फोर्स इंक्रीज करेंगे तो इलॉन्गेशन भी इंक्रीज होगा। अपन ने बीच में कहीं तो भी लिया था जहां इलॉन्गेशन था स्मॉल x, अब उसके बाद थोड़ा सा इलॉन्गेशन करेंगे, एकदम थोड़ा सा, कितना dx, इसके बाद थोड़ा सा इलॉन्गेशन करेंगे dx, इतना कम है वो इलॉन्गेशन कि फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो अब आप वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्मॉल वर्क डन, क्योंकि इलॉन्गेशन स्मॉल है, उस टाइम पे फोर्स कितना है स्मॉल f और डिस्प्लेसमेंट बाद में कितना ले रहे हैं dx। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन ने छोटा सा लिया है, इतना कम है कि मान लो मिलीमीटर में, उससे भी कम, थोड़ा हल्का सा स्ट्रेच किया है, यानी अपन यहां थे और यहां से यहां तक स्ट्रेच किया, बस ये शेडेड रीजन, तो ये जो डिस्टेंस है वो है dx, सच दैट कि अपन वहां फोर्स को अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। अब आप वर्क डन लगा सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब मेरे को छोटा सा वर्क डन मिल गया इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, टोटल वर्क डन यहां से यहां तक निकालना है, तो ऐसे छोटे छोटे वर्क डन, ये और ये सारे छोटे छोटे वर्क डन क्या करेंगे ऐड, ठीक है। देखो फिर से समझा, एक डेरिवेशन अगर समझ गया तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे। देखो फिर से बड़ी डायग्राम बना लेते थोड़ी, ये वायर है, ये इलॉन्गेशन प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो यहां 0 है इलॉन्गेशन l, यहां 0 और टोटल फोर्स f, यहां से यहां तक इलॉन्गेट करना है।
अपन ने बीच वाली एक कंडीशन लिया जहां एक्सटेंशन है x और फोर्स है स्मॉल है ये। अब इसके बाद थोड़ा सा इलोंगेशन करेंगे, कितना सा, ये जो विड्थ है वो है dx, ठीक है। तो यहां से यहां तक इलोंगेट करना है बस थोड़ा सा, जहां पहले डिस्टेंस x है और फोर्स है स्मॉल है, उसके बाद थोड़ा सा इलोंगेट करना है कितने डिस्टेंस से, dx, स्मॉल डिस्टेंस, एकदम स्मॉल, सच दैट कि अपन फोर्स वहां अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे रीजन में इसको डिवाइड करेंगे, ये और इधर इधर इधर, हर एक की थिकनेस कितनी है, dx 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 ऐसे। तो अगर एक dx का वर्क डन मिल गया ये, तो हर dx का वर्क डन खाली ऐड करना है, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और एडिशन के लिए अपन ने क्या सिंबल यूज किया था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाला सिंबल यूज करना है, एडिशन करना है। तो स्मॉल वर्क डन मिल गया ये dx के लिए, ये। अब ऐसे ही स्मॉल वर्क डन यहां से यहां तक ऐड करने हैं, 0 से लेके n तक, उतने ही छोटे छोटे वर्क डन ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। तो ये स्मॉल वर्क डन निकला है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, टोटल वर्क डन निकलना है तो ऐसे छोटे छोटे वर्क डन सारे ऐड कर दो, बस सिंपल। देखो ऐसा बहुत जगह आएगा जहां वेरिएबल फोर्स रहेगा, तो अपन बीच वाले कोई तो भी एक इंस्टेंट पे वर्क डन निकालेंगे स्मॉल, और बाद में टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। देखो नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो वापस से देखो, फिर से देखना। ये तो फाइनल फोर्स है, यहां से छोड़ दो, 0 है टोटल फोर्स F, ये 0 है और टोटल इलोंगेशन है। बीच में कहीं तो भी लिया था अपन ने, यहां पे डिस्टेंस है x और फोर्स है स्मॉल f, तो ये इस पर से ये फोर्स का फॉर्मूला, ये कम ये भी कम, चेंज कर दें। अब इसके बाद आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लो, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, इतना स्मॉल है कि आप फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए अब ये स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल वर्क डन, यानी ये जो शेडेड रीजन है उतना वर्क डन मिला। अब ऐसे ही dx 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 इधर और dx 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 इधर वर्क डन ऐड कर रहे हैं, ऐड करने मतलब इंटीग्रेट। देखो समझ में आया, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लेना, कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे करना, तो फिर मैं लगे तो वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर वीडियो एक दो बार देख लेना। तो अब ये निकल गया वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फिर से देखो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही स्मॉल वर्क डन जो बताए थे अभी ऐड कर दो, ऐड कर दो मतलब इंटीग्रेट करो। और कहां से कहां तक ऐड करने हैं, 0 से लेके l तक। डायग्राम देखना हुआ क्या, तो अब हो गया, देखो इतना समझ में आएगा, फिर उसको आगे कंटिन्यू करो। तो ये मिटाना पड़ेगा, यहां तक नोट डाउन करो और समझो उसको, फिर आगे कंटिन्यू करो, देख लो एक बार। तो याद रखना बीच वाला फिर से एक बार समझा देता। देखो ये डेरिवेशन पहली बार इतना लेंथी आ रहा है, तुम लोगों को 10th में भी ऐसे बड़े डेरिवेशन नहीं थे, अब बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन आएंगे जहां वेरिएबल फोर्स है, सेम लॉजिक यूज करेंगे। फिर से समझ लें एक बार, चलो अब ये नोट डाउन कर ही लिया आप लोगों ने, ये मिटा देते, यहां तक यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिया है बस, ठीक है। ये मिटा, फिर से देखने एक बार समझने की कोशिश करो। तो ये तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, यहां से डेरिवेशन शुरू हुआ है, समझो ये कम है तो ये भी कम है, फॉर्मूला फोर्स का मिल गया। फिर से देखो समझना, ये वायर है, यहां पे अपन ने फोर्स लगा के उसको यहां तक एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। यहां पे पहले एक्सटेंशन था, फोर्स था 0, अब फोर्स मैक्सिमम F है, एक्सटेंशन है 0 और यहां एक्सटेंशन है L। बीच में एक कोई भी जगह लिया है जहां डिस्टेंस है x और फोर्स है स्मॉल f, तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, फिर टोटल वर्क डन के लिए ऐड करना है। तो अपन क्या करेंगे, आप इसके बाद थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, सच दैट कि ये जो थिकनेस है, ये जो लाइन बनाई है थिकनेस, वो है dx, यानी dx डिस्प्लेसमेंट है x के आगे, यानी इधर से इधर जा रहे हैं, x था, अब थोड़ा सा आगे गए, कितना आगे गए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और वो इतना स्मॉल है डिस्प्लेसमेंट कि फोर्स को आप अप्रोक्सीमेट, अब यहां से यहां तक तो बहुत चेंज हो रहा फोर्स, बट यहां से यहां तक में फोर्स थोड़ा सा चेंज होगा, इंक्रीज करना पड़ रहा पर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, निग्लिजिबल इंक्रीज है, इसीलिए आप फोर्स को कांस्टेंट लेंगे और सादा फार्मूला लग गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर यहां स्मॉल वर्क डन मिला है खाली इतना, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां फोर्स
डिस्प्लेसमेंट है dx, ये यहां से पूरा x था, अब उससे थोड़ा आगे लेके गए dx, और फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट अभी कितना है, स्मॉल है। अब ऐसे ही स्मॉल वर्क डन, यानी ये dx, नीचे वाला dx, ये ऊपर वाला dx और ये ऊपर वाला dx, ऐसे स्मॉल dx के लिए जो वर्क डन है वो ऐड करने हैं। ऐड करने मतलब इंटीग्रेट करने, कहां से कहां तक, एक्सटेंशन 0 से लेके l तक, dx सभी वर्क डन को ऐड करना। तो ये बहुत मेन है, ये समझना, लॉजिक समझ में आ गया तो फिर डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये डेरिवेशन आप लोगों को लिख के भेजना है होमवर्क में, और याद रखो बिना देखे लिखना, ठीक है। अब वर्क डन की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to l को ऐसे रखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला डाल देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, ये dw की वैल्यू, अब फोर्स की वैल्यू यहां से डालोगे, स्मॉल है तो ये आएगा y a x अपॉन कैपिटल, तो देखो ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको डॉट से, ठीक है। तो देखो वर्क डन टोटल निकालना है, तो छोटे छोटे जो वर्क डन है वो इंटीग्रेट करने हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, 0 एक्सटेंशन से लेके l एक्सटेंशन तक स्मॉल वर्क डन ऐड करने हैं। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है y a x अपॉन l इनटू dx, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। देखो वर्क डन जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, y कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, एरिया कांस्टेंट बाहर, लेंथ कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन में है 0 to l, x बचेगा अंदर और ये dx। अब अगर याद नहीं होगा तो आपके पास फॉर्मूले की लिस्ट है, सामने पड़ी होगी, देखो x dx का आंसर, फिर लिमिट बाद में सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आएगा y a अपॉन कैपिटल L, x का आंसर x dx इंटीग्रेशन इट इज x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट ब्रैकेट को डालेंगे 0 to l। अब लिमिट भी सॉल्व करना सिखाया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखा है x dx का आंसर है x स्क्वायर अपॉन 2। अब सॉल्व करेंगे अपर लिमिट, यानी x की जगह l डालेंगे और फिर 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए छोड़ लिख लेंगे, चलो छोड़ करके देते लिख लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट सॉल्व करना सिखाया, पहले x की जगह अपर लिमिट डालो, यानी l स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फॉर्मूले का माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट डालो और फिर बाद में माइनस की साइन, फिर लोअर लिमिट डालो, तो x की जगह 0 डालेंगे तो क्या आएगा 0। सो फाइनल आंसर इज y a l स्क्वायर, ये अपॉन ट्वाइस l। इसको थोड़ा अरेंज करना है, डेरिवेशन बड़ा है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना, लॉजिक याद रखो, समझ के करो, लर्न करेंगे तो मुश्किल होगा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, क्या अरेंज कर रहे हैं, ये वर्क डन का फॉर्मूला यही अरेंज कर लेते हैं। देखो ये l स्क्वायर है ना, इसको ऐसा लिखा तो चल जाएगा, y a l, एक l अलग कर लिया, नीचे है l, ठीक है, क्या छूटा 2, तो ये लिख लिया 1/2, और क्या छूटा एक l स्क्वायर है, यहाँ तो एक ही l लिखा है, तो ये देखो y a l स्क्वायर, y a l और ये इनटू l हो गया l स्क्वायर, नीचे है ट्वाइस l, नीचे है ट्वाइस l। अब ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रैकेट देखो क्या है, y a l अपॉन l, y a l स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, यानी फोर्स, तो इसकी जगह फोर्स डाल देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देख लो मिटा दे कुछ, फिर लिख दे, तो अभी इक्वेशन वही है, यहाँ पे कैपिटल है फाइन, तो वो लिख लेंगे, हटाओगे, ठीक है। तो इक्वेशन देख लो, यही है, वो देखो y a l अपॉन कैपिटल L, y a l अपॉन कैपिटल L, तो लिखते जाओ और साथ साथ में फिर स्टडी भी करो, तो फिर आसानी जाएगी। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बचा है, हो गया पूरा आंसर अपना फाइनल कंप्लीट, लास्ट स्टेप है। डेरिवेशन बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, समझना और करना, कोई डाउट रहा तो कॉल कर लेना, टाइमिंग बताया ही है, या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, पर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
अच्छे से करो। नाउ फाइनल स्टेप, वर्क डन। वर्क डन विल बी हाफ YAL अपॉन L की जगह लिखेंगे F इंटू L। तो ये फॉर्मूला मिल गया अपने को, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएंगे तो फाइनल फोर्स दे देंगे, भाई हमने टोटल फोर्स इतना लगाया, टोटल इलॉन्गेशन ये, बस खत्म। तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं वर्क डन। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हाफ इंटू F मतलब लोड, जो लोड लगाया वो, और ये L मतलब एक्सटेंशन, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और इसी को बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन आया तो यहां तक करना पड़ेगा। तो एक बार पूरा डेरिवेशन वापस से देखो, समझो उसको। इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट सॉल्व करना भी सिखाया है, बिना देख के लिख के देखना है। एक बार पूरा लिख लो लगे तो यहां से देख के, क्योंकि अपने मिटा के किया है, जगह कम है इसलिए। फिर पूरा एक साथ में लिखने के बाद आप उसको पढ़ो और फिर बिना देखे सॉल्व करो। समझ में आ गया एक बार तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ये फाइनल आंसर हो गया। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। That elastic potential energy gained by the wire due to elongation is called strain energy. उसी को बोल रहे हैं strain energy. Half into F into L या half into load into extension. Load मतलब जो force लगाया है वो, और ये L मतलब extension. देखो यहाँ strain energy का आया तो यहीं तक लिखना, इसके आगे दूसरा डायरेक्ट देख लो यहाँ तक पहले। तो अच्छे से नोट डाउन करना पूरा, और नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखो। पर पहले कैसे करना, जैसे अपने 3 पार्ट में जहाँ तक लिखा था पहले वो नोट डाउन करो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी नोट डाउन करो। पहले वीडियो देख के पूरा नोट डाउन करो, फिर से एक बार वीडियो देखना, पूरा नोट डाउन है और उसमें वो स्टेप्स टैली करो, और फिर बिना देखे एक बार लिखो, तो फिर आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी। और ये सेंड करना है होमवर्क, ठीक है। तो अच्छे से डेरिवेशन पूरा नोट डाउन करो पहले, और फिर से वीडियो देखना वापस। देखो स्ट्रेन एनर्जी हो गया, अब है एनर्जी डेंसिटी। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? अपन डेंसिटी लिखते तो क्या लिखते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी, बट कौन सी एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी। अपॉन वॉल्यूम। तो ये सारी डेंसिटी, डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम। ये एनर्जी डेंसिटी, तो मास की जगह आएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो इट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी का यूनिट जूल है, तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट रहेगा जूल अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब। याद रखना, जूल एनर्जी का और अपॉन में मीटर क्यूब। जैसे इसका है केजी पर मीटर, ठीक है। ये मास डेंसिटी है मास के लिए, और ये एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी के लिए है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बस सिंपल। देखो तो ये वायर है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस यानी A इंटू हाइट यानी L, तो वही सब्स्टिट्यूट कर दें। एनर्जी का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, हाफ इंटू F इंटू L डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं अपन, पायर स्क्वायर है सिलेंडर का, वायर इज अ सिलेंडर, पायर स्क्वायर मतलब एरिया और हाइट मतलब अभी फिलहाल लेंथ। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, बस एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं इसको हाफ F अपॉन लिख रहे हैं A इंटू यूनिट याद रख रहे हैं, पूरा इधर कर लेते इसको एक साथ में, हाँ इधर ले लेते इसको। तो एनर्जी हाफ इंटू F इंटू L, लोड इंटू एक्सटेंशन, और वॉल्यूम का A इंटू L। तो F को अपॉन में A कर दिया और L को अपॉन में A कर दिया। तो इसको ऐसे लिखा तो चलता क्या? एनर्जी डेंसिटी को हाफ फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है पर अभी फिलहाल स्ट्रेस होगा क्योंकि वायर के लिए स्ट्रेस चलेगा, और ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी स्ट्रेन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
एनर्जी डेंसिटी, ये भी काम आएगा न्यूमेरिकल में, ये भी काम आ सकता है। और सिंपल है, एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है, अपॉन में वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, F अपॉन ए, L अपॉन L, ऐसे सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में है तो चलता है ऐसा, ठीक है, हाफ टू नीचे आएगा, सो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, F अपॉन ए को लिखा है स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है, पर अभी फिलहाल स्ट्रेस ही लिखो, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो एनर्जी डेंसिटी का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और भी है वो भी बता सकते, सिर्फ अरेंज करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, देख लो पहले। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर मतलब अपॉन में, यूनिट याद रखो जूल पर मीटर क्यूब, तो सादे डेंसिटी पर से याद रखो, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर मतलब अपॉन में, पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, ये वॉल्यूम अरेंज किया, देखो अब ध्यान देना, y का फॉर्मूला क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्जिट्यूडिनल वर्ड अभी फिलहाल यूज नहीं करते ना, ये एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये वाला फॉर्मूला। अब अपन क्या करेंगे, पहले इसको रिप्लेस करके देखते हैं, स्ट्रेस को रिप्लेस करो इस पर से, क्या आएगा, स्ट्रेस की जगह लिखना है तो ये स्ट्रेन इधर, तो यहां लिखो स्ट्रेस की जगह क्या लिखेंगे फिर आप लोग, इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो यहां स्ट्रेस की जगह अगर आप लोग लिखेंगे तो स्ट्रेन इधर, तो ये आएगा y इनटू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस की जगह, और स्ट्रेन वैसे, तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है हाफ इनटू स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर और इनटू y, यंग्स मॉडुलस आ गया, तो एनर्जी डेंसिटी का ये भी फॉर्मूला है, अगर न्यूमेरिकल में यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन दिया रहा तो ये भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते, ठीक है, तो अपन ने क्या किया है, पहले स्ट्रेस की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, स्ट्रेस की जगह यहाँ पे आएगा y इनटू स्ट्रेन, तो y इनटू स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन वैसे के वैसे ही रखा है, तो स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर और y वैसे, तो एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, बट न्यूमेरिकल में देखेंगे गिवन क्या है, F A L L ये गिवन है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन गिवन है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेन और y गिवन है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो अब अपन यहां इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है स्ट्रेस की जगह, तो स्ट्रेन बुरा मान जाएगा, बोलेगा मैंने क्या किया, मेरी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, ठीक है भाई, तेरी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख ले, तो ये फॉर्मूला मिटा गया, ये लिखना, उसके बाद स्ट्रेन वाला भी लिखना, तो ये हटा गया, ठीक है, अब और फिर से, तो अब देखो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये हाफ इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस वैसे ही रखा है, अब अपन किसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं, स्ट्रेन की जगह, तो स्ट्रेन की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू निकालना है, स्ट्रेन इधर y अपॉन में, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला आएगा स्ट्रेस अपॉन y, देखो, तो पहले अपन ने इसी इक्वेशन पर से स्ट्रेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अब इसी इक्वेशन से स्ट्रेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं, तो ये आएगा स्ट्रेस अपॉन y, सो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y, तो ये एक और फॉर्मूला होगा, तो 1 2 3 और इसके पहले जो लिखा था 4 अलग अलग फॉर्मूले हैं,
न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना वो डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में एफ ए स्मॉल एल कैपिटल एल इनकी वैल्यू दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y और स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y और स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी डेंसिटी का, जो इसके पहले था हाफ स्ट्रेन स्क्वायर इनटू y, ये भी एक फॉर्मूला। तो गिवन क्या है उसके हिसाब से फॉर्मूला चूज करें। स्ट्रेन और y की वैल्यू गिवन है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेस और y की वैल्यू गिवन है ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एफ ए स्मॉल एल कैपिटल एल ये सब गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी गिवन देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है, एनर्जी डेंसिटी निकालना है, यूनिट याद रखो जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना वो डिसाइड करना पड़ेगा। गिवन देखो, पहले गिवन लिखेंगे, उसमें देखेंगे ये फॉर्मूला बैठता है या ये फॉर्मूला बैठता है या ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगेगा वो यूज करेंगे। तो ये हुए एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला। तो ये अलग से हेडिंग डाल के करना, स्ट्रेन एनर्जी अलग और एनर्जी डेंसिटी अलग, दोनों डेरिवेशन लिख के भेजने हैं, स्ट्रेन एनर्जी का भी और एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी के चारों इक्वेशन 1 2 3 और फिर ये किया था 4, चारों डिराइव होने चाहिए। ये तो मिटा देते, ये बीच में मिटा के किया अपन ने, तो ये भी करना है। पहले स्ट्रेस की वैल्यू डाल के देखना तो वो आंसर मिलेगा, फिर स्ट्रेन की वैल्यू डाले तो ये आंसर, ये इक्वेशन से किया है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करो और याद रखो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये सैंपल है, इतने छोटे छोटे डेरिवेशन, ये छोटा ही है, इससे भी बड़े बड़े डेरिवेशन आने वाले हैं। जितना ज्यादा समझ के करेंगे उतना इजी जाएगा फिजिक्स, और अगर लर्न करके रट्टा मार के करने की कोशिश करेंगे तो नहीं। इसलिए मैंने समझाया है बार बार कि स्मॉल वर्क डन लेके टोटल वर्क डन कैसे करना है। तो फिर से देखो, और कोई डाउट है तो कॉल करना। ठीक है, नोट डाउन करो। अब देखो आगे कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस उस मटेरियल में जो रहेगा विच अपोज या रेजिस्ट इलास्टिक फ्लो, वो इलास्टिक फ्लो को ही रेजिस्ट करेगा। एग्जांपल है डायमंड। ठीक है, so hardness, it is the property due to which the material resist the elastic flow. इलास्टिक फ्लो ही नहीं होगा, यानी आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, you cannot deform it. ठीक है, समझ में आ रहा? जब आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, जैसे डायमंड है एग्जांपल, सपोज अपने को पता है इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, हार्डनेस। ठीक है, तो आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट रेजिस्ट इलास्टिक फ्लो। मैं प्लास्टिक फ्लो की बात नहीं कर रहा, ग्राफ में ऐसे बनाया था ना, ये फर्स्ट लाइन स्ट्रेट लाइन OB या OA, हुक्स लॉ, ओबे हो रहा, तो ये इलास्टिक फ्लो था, ये भी वो रेसिस्ट करेगा, इलास्टिक फ्लो भी नहीं होगा उसमें। इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। तो आप उसको अगर स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वो रेसिस्ट करेगा और स्ट्रेच नहीं होगा। Such material या such property is called hardness. Hardness is the property due to which the material resists elastic flow. ये definition हो गया। Hardness is the property due to which material resists elastic flow. Example याद रखो डायमंड, यानी आप उसको फोर्स लगाएंगे डायमंड को कितना भी तो आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। It will resist elastic flow. But आप उसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे तो यानी वो डक्टाइल नहीं, दे आर नॉट डक्टाइल एंड ब्रिटल, दे आर ब्रिटल टू सम एक्सटेंट, दे आर ब्रिटल टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं अपन, दे आर नॉट डक्टाइल एंड दे आर ब्रिटल टू सम एक्सटेंट, ये याद रखो। ठीक है, फिर से सुनना, हार्डनेस
इलास्टिक फ्लो, यानी आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो स्ट्रेच नहीं होगा, वो उस फ्लो को क्या करेगा, रेजिस्ट। ठीक है, एग्जांपल है डायमंड। अगर आप उसको स्ट्रेच ही नहीं कर पा रहे, सो मींस दे आर नॉट डक्टाइल एंड ब्रिटल टू सम एक्सटेंट, दे आर ब्रिटल टू सम एक्सटेंट। और अब याद रखो, अगर हार्ड मटेरियल है तो आप उसको कट नहीं कर सकते, तो डायमंड को सादे इससे कट नहीं कर सकते। 100 आती जिसमें डायमंड का ही यूज करके डायमंड को कट करते, ठीक है, तो याद रखना उनको कट नहीं कर सकते, उनको स्क्रैच भी नहीं कर सकते, कट भी नहीं कर सकते, स्क्रैच भी नहीं कर सकते। डायमंड को स्क्रैच नहीं कर सकते, उस पर स्क्रैच नहीं आएगा, याद रखो। तो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इलास्टिक फ्लो। इन शॉर्ट, आप उसको स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, इट विल रेजिस्ट इलास्टिक फ्लो। एग्जांपल है डायमंड। अगर आप उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे, मींस दे आर नॉट डक्टाइल एंड ब्रिटल टू सम एक्सटेंट। आप उसको कट नहीं कर सकते, आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये हो गया हार्डनेस का, नोट डाउन करो। ठीक है, देखो कैसे, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इलास्टिक फ्लो, यानी आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। एग्जांपल है डायमंड, स्ट्रेच नहीं कर सकते तो मींस दे आर नॉट डक्टाइल एंड दे आर ब्रिटल टू सम एक्सटेंट। आप उसको कट नहीं कर सकते, आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकते, आप उसको बेंड भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब सेकेंड डेफिनेशन, स्ट्रेंथ। स्टील एग्जांपल है, स्टील एग्जांपल है, और रबर। इन दोनों में से इलास्टिक कौन है सबसे ज्यादा? स्टील। क्यों? क्योंकि उसको लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, रबर की स्ट्रेंथ कम है। तो मोर द डिफॉर्मिंग फोर्स रिक्वायर्ड, more the deforming force is required, more is the strength of that material. एग्जांपल याद रखो स्टील। और ये डक्टाइल है, आप इसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्टील। देखिए, तो याद रखो यहां पे डिफॉर्म कर सकते हैं आप उसको, बट यू हैव टू अप्लाई लार्ज फोर्स, लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्सेस। We have to apply large deforming forces. Example है steel. Such material are ductile. ये भी नोट डाउन करो। तो strength इसमें लिखना है these are the material are, or we can say this is the property of a material due to which large deforming forces are required to deform them. अगर उनको deform करना है तो large deforming force should be applied. Example है steel. तो कंपैरिजन में लिख सकते हैं रबर की स्ट्रेंथ कम है, स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड। या आप यहाँ पे क्ले का भी एग्जांपल डाल सकते हैं। प्लास्टिसिन क्ले सुना है, इसमें आएंगे बाद में देखते हो। प्लास्टिसिन क्ले जो बच्चे यूज करते हैं, जैसे आप अभी मार्केट में जाएंगे, शायद डीमार्ट और बेस्ट प्राइस में भी अवेलेबल है, कलर्ड क्ले के रॉड्स आते हैं। आप उसको मिला लो और फिर आप चाहे वो शेप में उसको बेंड कर सकते हैं या थोड़ा स्ट्रेच करके कुछ अलग अलग शेप बना सकते हैं। क्ले, मॉडलिंग क्ले भी बोल सकते हैं उसको। तो आजकल आते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो कुछ अलग अलग शेप उसमें, तो उसको वो शीट भी बना सकते हैं, उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। शीट बना के फिर अलग अलग शेप आते हैं उसमें, वो कट कर सकते हैं उसको, तो वो यहाँ आएंगे टफनेस। उसका बाद में देखते हैं। स्टील हैज मोर स्ट्रेंथ बिकॉज इट रिक्वायर लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्सेस। Rubber or plasticine clay have low strength because they require low deforming forces. Really, ठीक है, तो याद रखना, फिर से एक बार बता देता। Strength, it is the property of material due to which large deforming forces are required to deform it. उसको डिफॉर्म करने के लिए डिफॉर्म होगा, ये तो डिफॉर्म ही नहीं हो रहा था और ये डिफॉर्म हो रहा, मगर डिफॉर्म करने के लिए आपको लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे। मींस इट हैज मोर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी एज कंपेयर्ड टू दूसरे मटेरियल। तो एग्जांपल स्टील। नाउ टफनेस, इसका एग्जांपल है प्लास्टिसिन क्ले।
वही जो बताया था बच्चे यूज कर रहे हैं ना आजकल, देखना मार्ट वगैरह में बेस्ट प्राइस में आपको कलर्ड रॉड दिखेंगे ऐसे, साथ में कुछ शेप भी रहते ताकि बच्चे उसमें शेप कट कर सकें। तो प्लास्टिसिन क्ले है, मॉडलिंग क्ले भी बोल सकते हो उसको। तो कलर के रहते अलग अलग, उसमें कलर मिक्स किए रहते, तो आप उसको थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, आप उसको शीट में भी बना सकते हैं और फिर चाहे तो उसमें रख के फिर शेप अलग अलग कट कर सकते हैं। तो बच्चों को खेलने के लिए या मॉडलिंग के लिए भी वो क्लेज यूज होते हैं। तो प्लास्टिसिन क्ले क्या करेगा, फ्रैक्चर को रेजिस्ट करेगा। फ्रैक्चर होता है ना, यानी जहां ब्रेक हो जाएगा, तो आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। देखो इसकी स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ बहुत कम है, इट्स स्ट्रेंथ इज लेस, यानी आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे वो डिफॉर्म हो जाएगा, बट रेजिस्ट, इट विल रेजिस्ट टू फ्रैक्चर, यानी आप उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो भी वो ब्रेक नहीं होगी। इसीलिए वो क्ले मॉडलिंग वगैरह में यूज करते, उसको शीट भी बना सकते हैं, उसमें शेप अलग अलग कट करने तो पतली सी शीट बना लो, बेल के उसको रोल करके उसकी शीट भी बना सकते हैं, तो फ्रैक्चर जल्दी नहीं होगा, यानी ब्रेक जल्दी नहीं होगा। So toughness is the property of the material which resists fracture, which resists fracture। तो याद रखना इसकी स्ट्रेंथ कम है, स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब उसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको डिफॉर्म करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो तीनों याद रखो, तीनों डेफिनेशन हो गए। क्या हार्डनेस, फिर से सुनना, it is the property due to which the material resists elastic flow, यानी आप उसको स्ट्रेच ही नहीं कर सकते, आप फोर्स लगाएंगे वो इलास्टिक फ्लो ही होगा नहीं उसमें, यानी वो स्ट्रेच ही नहीं होगा। एग्जांपल है डायमंड, ठीक है, अगर वो स्ट्रेच ही नहीं हो रहे तो दे आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। ब्रिटल, दे आर ब्रिटल टू सम एक्सटेंट एंड you cannot scratch them, you cannot cut them and bend नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा स्ट्रेंथ, this is the property of material due to which it resists या फिर it will require large deforming forces to deform them, अपने को large deforming forces लगाने पड़ेंगे उनको डिफॉर्म करने के लिए। एग्जांपल है स्टील, आप ये भी डाल सकते हैं कि प्लास्टिसिन हैज लेस स्ट्रेंथ, इसी में डालना, ठीक है। याद रखो स्ट्रेंथ, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच द मटेरियल विल रिक्वायर लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्सेस, लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाने पड़ेंगे उनको डिफॉर्म करने के लिए। तो रबर इज या प्लास्टिसिन क्ले हैज लेस स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है। नाउ टफनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच द मटेरियल रेजिस्ट फ्रैक्चर, मटेरियल दैट कैन रेजिस्ट फ्रैक्चर हैज टफनेस, बट उसकी स्ट्रेंथ कम है प्लास्टिसिन क्ले, ठीक है। एग्जांपल याद रखो प्लास्टिसिन क्ले, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगी, इसीलिए उसको मॉडलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप उसको स्ट्रेच करके वायर के जैसा भी बना सकते हैं, बेल के या रोल करके शीट की तरह भी स्प्रेड कर सकते हैं, तो इट हैज मोर टफनेस, इट रेजिस्ट फ्रैक्चर। एग्जांपल याद रखो प्लास्टिसिन क्ले, मॉडलिंग क्ले या फिर जो बच्चे यूज करते हैं खेलने के लिए वो वाली क्ले है। देखना हो अगर मार्केट में जाएंगे तो देखना कलर्ड रॉड्स दिखेंगे, उस पे लिखा रहता क्ले, पर वो प्लास्टिसिन क्ले है। देखो स्ट्रेंथ इज लेस बट दे आर टफ, ये देखो पहले फिर देखो। अब देखो फिर से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बुलेट प्रूफ ग्लास, ठीक है, देन ड्रिल बिट, इसको ABC के नाम देते हैं, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। ना बुलेट प्रूफ ग्लास सब लोगों ने सुना होगा, जो VIP लोग रहते हैं उनको बुलेट प्रूफ कार देते हैं, उसमें बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगे हुए रहते हैं। तो बुलेट प्रूफ ग्लास हार्ड है, यानी पहली प्रॉपर्टी है उसमें, ठीक है। हार्डनेस मतलब इट विल रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, वो रेजिस्ट करेगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हार्ड है, ठीक है, यानी पहली प्रॉपर्टी है उसमें। वो टफ है, फ्रैक्चर को अपोज करना है, जब बुलेट जाके लगेगी अगर वो फ्रैक्चर को अपोज नहीं कर पाया तो फिर वो नहीं चलेगा, तो इसीलिए वो फ्रैक्चर को अपोज करते हैं, यानी तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, बट उसमें दूसरी वाली प्रॉपर्टी नहीं है,
दे हैव नो स्ट्रेंथ, या फिर अपन बोल सकते हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो बुलेट प्रूफ ग्लास है, ब्रिटल है, यानी आप उसको फोर्स लगाएंगे वो ब्रेक हो सकता। हार्ड है, टफ है, बट स्ट्रॉन्ग नहीं, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ग्लास है वो, याद रखना, तो उसमें हार्डनेस है, आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, फ्रैक्चर को रेजिस्ट करेगा, बट ये लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, वो नहीं है, तो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, याद रखना, बुलेट प्रूफ ग्लास इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ड्रिल बिट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी है, सेकंड प्रॉपर्टी भी है, थर्ड प्रॉपर्टी है। ड्रिल करते समय दीवार पे भी ड्रिल करना पड़ सकता, मेटल पे भी ड्रिल करना पड़ सकता, तो उनको हार्ड भी होना चाहिए, उनमें स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, क्योंकि उन पे ट्मेंडस फोर्स लगेगा। अगर वो बेंड हो गए, डिफॉर्म हो गए या स्ट्रेच हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, और उनको टफ भी होना चाहिए, दैट इज दे शुड रेजिस्ट फ्रैक्चर। ठीक है, तो उनमें तीनों प्रॉपर्टीज है। एनविल, एनविल यानी जो बेस रहता है जिस पे रख के लोहे को ठोकते अपन, आयरन से ही बना रहता, तो उस पे रख के अपन ठोकते, दैट इज एनविल। तो उसमें स्ट्रेंथ है, टफनेस है, बट इट इज नॉट हार्ड। डायमंड नहीं है वो, सॉफ्ट रहेगा, उसको शेप चेंज कर सकते हैं, इट इज नॉट हार्ड। तो ये थोड़ा सा याद रखना। बुलेट प्रूफ ग्लास में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज हार्ड, इट इज टफ, बट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा नहीं है, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ड्रिल बिट्स, उनको हार्ड भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, और टफ भी होना चाहिए। एनविल्स स्ट्रॉन्ग है, टफ है, ठीक है, पर हार्ड नहीं है, तो शेप में लाने के लिए उसको ठोक पीट के एनविल को एनविल के शेप में लाया होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे शेप का रहता है, और ऐसे इस पे रख के आप किसी भी मेटल को ठोक के उसको जो शेप देना है दे सकते हैं। तो इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज टफ, बट इट इज नॉट हार्ड। तो ये थोड़ा सा याद रखें। तो यहाँ अपना चैप्टर का एक पोर्शन समझो खत्म हो गया, एक छोटा सा पोर्शन अब बाकी है फ्रिक्शन। तो वो भी इसमें ही है चैप्टर में, बट उसको अलग लेंगे। तो समझो यहाँ पे एक पोर्शन अपना चैप्टर का खत्म हो गया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला। अब अपने को लेना है नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन।